हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में वेक्टर हमने स्टार्ट किया था और व्हाट इज वेक्टर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड फाइनली पोजीशन वेक्टर तक हमने डिस्कस किया था। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पोजीशन वेक्टर के बारे में एक बार फिर से हम चेक करते देखिए। कल हमने 2D और 3D दोनों में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको डिस्कस किया था। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट O, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। और इस स्पेस के अंदर ये जो 3D हमारा है, इस स्पेस में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने लिया है इसका, एनी पॉइंट P, और मान लेते हैं ये पॉइंट जो P है इसकी कोऑर्डिनेट्स जो है स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। ठीक है, ये पॉइंट हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो इस ओरिजिन के अलोंग x डायरेक्शन में x यूनिट, y डायरेक्शन में y यूनिट और z डायरेक्शन में ये स्मॉल z यूनिट जो है ये चला होगा, तभी वो इस P पॉइंट की पोजीशन पे आया है। ठीक है, और कल हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर, और एक्सिस के अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर थे वो कुछ इस तरह से थे। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, राइट। अब पॉइंट O से अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस की अलोंग चल रहा है और चलते चलते वो एक्स यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है, तो वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ होगा और वही इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। ये जो पॉइंट अगर हम OA नाम दें इसको, तो अपने आप में ये OA भी एक वेक्टर है, राइट। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल x, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप। ठीक है, तो अगर हम इस OA को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं x आई कैप। सिमिलरली अगर हम इस तरफ से y एक्सिस के अलोंग बात करें तो ये जो इसने लेंथ कवर किया है O से B, ये लेंथ कितना होगा? स्मॉल y होगा, और स्मॉल y जो है वो इस OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जबकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? j कैप। इस वजह से ये जो OB वेक्टर हमारा होगा, OB वेक्टर, ये बन जाएगा yj कैप। और सिमिलरली जो हमारा थर्ड जेड एक्सिस है उसके अलोंग जो ये डिस्टेंस कवर होगा OC, O से C की तरफ, इसका लेंथ होगा स्मॉल z और इसका डायरेक्शन होगा k कैप। तो हम OC वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल z k कैप। ठीक है, ये जो OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर है, एक्चुअली ये वेक्टर कंपोनेंट है OP वेक्टर के। ये जो OP वेक्टर हम बनाने जा रहे हैं वो OP वेक्टर जो है OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर से मिलकर बनने वाला है। जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन उसके कंपोनेंट होते हैं, उनसे मिलकर वो बनता है। इसी तरीके से ये जो हमारा OP वेक्टर है वो OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर से मिलकर बनेगा। तभी हमने कल इसी OP वेक्टर को R वेक्टर लिखा था और लिखा था कि OP वेक्टर या फिर R वेक्टर इज इक्वल x आई कैप, y j कैप, z k कैप। तो ये हमारा OP वेक्टर हो गया, और ये जो फॉर्म है इसकी
ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वैक्टर प्लस वाई जे वैक्टर प्लस जेड के वैक्टर, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है, राइट। इसमें हम इजीली देख पा रहे हैं कि इस ओपी वेक्टर के पार्ट कौन कौन से हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि हमें एक वेक्टर दे रखा होगा और हमें उस वेक्टर से रिलेटेड उसके स्केलर कंपोनेंट या फिर उसके वेक्टर कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं। स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर हमें पता है, स्केलर में एक्चुअली डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। तो ये जो वेक्टर है इसमें वो कौन से पार्ट है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। तो ओनली मैग्नीट्यूड है हमारे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। तो जब हम स्केलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। और जब हम वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की कंपोनेंट लिखने होंगी। तो हम लिखेंगे एक तो एक्स आई कैप, दूसरा वाई जे कैप और तीसरा जेड के कैप। ठीक है। किसी भी वेक्टर के लिए अगर हमें स्केलर कंपोनेंट पूछे तो एक्स आई जे और के जो कोफिशिएंट्स है सिर्फ वो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी। जबकि अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो हमें आई कैप, जे कैप और के कैप को उनके मैग्नीट्यूड के साथ लिखना होगा। ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर था और हमने कल कहा था कि किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता करनी है, किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता करना है तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट को रिप्लेस कौन करेगा, ओरिजिन करेगा। अगर सिंपल वे में ये हमारा कोई वेक्टर है ए बी, हम इसे लिख रहे हैं ए बी वेक्टर, तो ये ए जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है और बी जो है इसका, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। लेकिन अगर ये इनिशियल पॉइंट क्या बन जाए, ओरिजिन पॉइंट बन जाए, उस केस में ओरिजिन पॉइंट बोले तो ओ बन जाए, उस केस में ये जो ओ बी होगा, ये ओ बी जो है इस पॉइंट बी का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। पोजीशन वेक्टर समझने के बाद अब हम समझेंगे फ्री वेक्टर, राइट। अब देखिए फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारा एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट हो गया इसका, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया और हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी वेक्टर और किसी अदर नेम से भी, लाइक ए वेक्टर। ठीक है। अब देखिए ये जो वेक्टर है इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि ये डिपेंड करता है इसके मैग्नीट्यूड पे और इसकी डायरेक्शन पे। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को और इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करें उस केस में जो है आपका ये वेक्टर भी चेंज नहीं है। ठीक है। और इन दोनों को फॉलो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस वेक्टर को यहां से उठा के और इसके पैरेलल यहां पे रख सकते हैं। ये रख लिया, वेक्टर था हमारा ए बी वेक्टर और हम इस ए बी वेक्टर को यहां से मूव कर रहे हैं इसके पैरेलल। सिमिलरली हम इसको इसी के पैरेलल यहां पे मूव कर सकते हैं। ये भी ए बी वेक्टर, ये भी ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर ये जो है वो इसके पैरेलल है, ये ए बी वेक्टर जो है इसके भी पैरेलल है, राइट। तो यहां इस ए बी का जो लेंथ है वही लेंथ यहां पे और वही लेंथ यहां पे, यानी इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए इसका जो डायरेक्शन है वो अभी नॉर्थ टू साउथ है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा, नॉर्थ टू साउथ रहेगा और इसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा, नॉर्थ टू साउथ रहेगा। बिकॉज पैरेलल जो लाइन होती है उनका डायरेक्शन हमेशा सेम होता है।
ठीक है। तो अगर हम किसी वेक्टर को उसकी पोजीशन के पैरेलल आगे पीछे दाएं या बाएं ऊपर या नीचे कहीं पर भी स्पेस में मूव करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो होता है वो अपनी पोजीशन से पैरेलल कहीं पर भी जाने के लिए फ्री होता है, और इसी रीजन से हम इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं। तो यहां से जो हमें कंक्लूजन समझना है वो ये कि हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल स्पेस में कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं, राइट। तो हम इसको लिख भी लेंगे, वी कैन मूव a vector to its parallel. We can move a vector to its parallel in the space. In the space without any change. Without any change. राइट। किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल हम स्पेस में कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं, बिकॉज उसके पैरेलल जब हम उसको मूव करवाएंगे तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है, राइट। ये हमारा एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को अगर मैं इसी के पैरेलल यहां ले जा रहा हूं तो इसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जब दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो है स्पेस में बिना किसी चेंज के उसके पैरेलल कहीं पर भी मूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोलिनियर वेक्टर, राइट। क्लास 10th के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्री का जो हमारा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ये डिस्कस किया था कि अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर है तो हम उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। यहां हमें डिस्कस करना है वेक्टर कोलिनियर कैसे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर है, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। Vector AB is parallel to vector AB is parallel to vector CD, right? लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि इसके जो पॉइंट है और इसके जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है नहीं, तो ये कोलिनियर कैसे हुए। लेकिन अभी हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर हमें ये कहता है कि आप किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पर भी मूव करवा सकते हो। फ्री वेक्टर ये कहता है कि आप किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हो। तो क्यों ना हम इस ए बी वेक्टर को इसके पैरेलल मूव करवा दें और यहां लेके आ जाए। तो हम ये यहां इसको लेके आ गए, ये लीजिए ए वेक्टर ए टू बी ये वेक्टर। तो अब हमारा ये सी डी वेक्टर और ये ए बी वेक्टर दोनों वेक्टर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर है। इस रीजन से हम ए बी वेक्टर को और सी डी वेक्टर को क्या कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन सेम हो, इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। मान लीजिए ये जो हमारा वेक्टर ए बी था, इसका अगर डायरेक्शन ये होता तो ये हो जाता, लेकिन इस केस में भी हमारा ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर स्ट्रेट लाइन पर आ सकते हैं, और इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ऑल पैरेलल vectors, all parallel vectors are collinear,
जितने भी वेक्टर पैरेलल होते हैं वो सारे के सारे कैसे वेक्टर होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं। ठीक है। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इन दैट केस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर कोलिनियर है। और जैसे ही दो वेक्टर कोलिनियर हो गए उस केस में एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर का एक कांस्टेंट मल्टीपल होगा। अभी कांस्टेंट मल्टीपल कैसे हुआ? तो मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर है पी क्यू वेक्टर। सिमिलरली हमने एक बड़ा सा वेक्टर लिया आर एस वेक्टर, सॉरी आर एस वेक्टर। और मान लीजिए कोई छोटा सा वेक्टर भी ले लेते हैं। ये छोटा सा वेक्टर है मान लीजिए हमारा, ठीक है, टी यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, आर एस वेक्टर एंड टी यू वेक्टर। ये तीनों ही वेक्टर जो है यहाँ पे पैरेलल है। और जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं। ठीक है। इन सब की डायरेक्शन तो सेम हो सकती है, डायरेक्शन सबकी सेम हो सकती है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं हो सकता। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक दूसरे का कोई ना कोई मल्टीपल होंगे, राइट। अगर मान लीजिए 5 है और ये 10 है तो ये वाला जो है इसका डबल हो गया। ये मान लीजिए 3 है तो भी वो कोई फ्रैक्शन नंबर के अंदर इसका मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो पैरेलल वेक्टर को ही हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। और जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर होंगे और उनमें रिलेशन कुछ इस तरीके का होगा, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसे नोट कीजिएगा। तो ये बात समझ में आती है अपने को कि अगर वेक्टर ए पैरेलल हो जाए वेक्टर बी तो उस केस में वेक्टर ए जो होगा वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए इक्वल लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होती है वेक्टर्स के पैरेलल होने की। और जो भी वेक्टर पैरेलल होते हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। अब यहाँ पे ये जो लैम्डा की जो वैल्यू है, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारे वेक्टर्स का नाम चेंज होने वाला है। देखिएगा, अगर ये हमारा लैम्डा जो है इसकी वैल्यू अगर हम 1 रख देते 1, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यानी लैम्डा की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे दोनों पैरेलल वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। यानी उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और यही हमारी डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर की। यही हमारी डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर, व्हाट इज इक्वल वेक्टर?
टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, उस केस के अंदर हम उन वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू -1 रख देते हैं, -1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए जो होगा वो आएगा -b वेक्टर। और हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इक्वल हो और ये माइनस का सिंबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन को। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपकी मैग्नीट्यूड तो रहेगा सेम। ठीक है। और डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी ऑपोजिट। ठीक है। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ये डिनोट करता है कि इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि इस लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है ना। लैम्डा की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, और जब लैम्डा की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट, तो इस वेक्टर को हम कहते हैं लाइक वेक्टर। क्या कहेंगे हम इसको, इनको हम कहेंगे लाइक वेक्टर। अगर वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर है और वहां इस लैम्डा की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, +4 +1 भी हो सकता है, इसका मतलब ये जो इक्वल वेक्टर होता है ये लाइक वेक्टर भी होता है, ये लाइक वेक्टर भी होता है। जबकि ये जो वेक्टर है जहां पे डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, इसे हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर, राइट, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। तो ये यहां तक हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी वेक्टर पैरेलल होंगे, जब भी वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनमें रिलेशन ये आएगा, वेक्टर ए इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, यानी एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का एक कांस्टेंट मल्टीपल होगा, और उस कांस्टेंट मल्टीपल की वैल्यू डिपेंड करेगी अलग अलग केसेस की। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाए, यहाँ लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी होगा, और जब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मीनिंग हुआ ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, राइट। और लैम्डा की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो वेक्टर ए इक्वल -b वेक्टर आएगा, और इस केस में इसको कहा जाता है ऑपोजिट वेक्टर, या फिर हम इसे कहते हैं अनलाइक वेक्टर। दोनों नाम से जाना जाता है इसको, ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं इसको, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। और अगर इस लैम्डा की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए, उस केस में हमारा जो वेक्टर होगा ए और बी, उनको हम कहेंगे लाइक वेक्टर। अब देखिए यहाँ जो ये इक्वल वेक्टर है, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, राइट। उस क्वेश्चन को आप देखोगे, इफ वेक्टर ए इक्वल टू i कैप प्लस 4 j कैप एंड वेक्टर b इक्वल xi कैप y j कैप z k कैप are equal vector, then find
वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, वेक्टर ए 2i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर बी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनका डायरेक्शन सेम हो, और किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स पे, राइट। दो वेक्टर की डायरेक्शन तभी सेम हो सकती है जब उनके i कैप के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो, j कैप की कोफिशिएंट सेम हो और z कैप की कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है। तो इस रीजन से यहां से जो हमारे x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 2, y की जो हमारी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू प्लस का 4 और z की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी, बिकॉज यहाँ पे k कैप है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो ये समझ लेना है, जो इसका कॉन्सेप्ट हमें जो समझना है वो कुछ इस तरीके से समझ लेना है। इफ ai कैप a1i कैप प्लस b1j कैप c1k कैप एंड a2i कैप b2j कैप c2k कैप आर इक्वल वेक्टर, तो यहां से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि इनके i के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे, इनके j की कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगी और इनके z की कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? इक्वल वेक्टर के लिए है। अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके वेक्टर कंपोनेंट जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, यानी i, j और k के जो भी मल्टीपल है, जो कोफिशिएंट है, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको प्रॉपर वे से नोट कीजिए। तो अब हम अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और उसके बाद इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर और किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, तो अभी तक ये जो भी हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। एक वेक्टर आपको दे रखा है और इस वेक्टर की कौन सी फॉर्म है? ये कंपोनेंट फॉर्म है। आप इजीली इसके अंदर पता कर सकते हो कि इसके i एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर होगा? 2i कैप, y एक्सिस के अलोंग माइनस 3j कैप और z एक्सिस के अलोंग 5k कैप, राइट। हमें इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर को जनरली हम a कैप, b कैप या फिर एक्सिस के अलोंग i कैप, j कैप या फिर k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी वेक्टर a के अलोंग आपको a कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर की जरूरत हो, तो आप उस वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे? उसके मैग्नीट्यूड से। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें उसके अलोंग यूनिट वेक्टर मिलता है, राइट। और ये जो नीचे वेक्टर ए का मोड है जो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमारा वेक्टर दे रखा हो ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उस केस में इस वेक्टर ए का जो लेंथ होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम इस वे में लिखना चाहेंगे, अंडर रूट आई, जे और के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम।
अगर हमारा वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो वेरी फर्स्ट हम निकालेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पे वेक्टर ए जो है आपको जो गिवन है यहाँ पे वो वेक्टर ए गिवन है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। तो हम यहाँ से निकालेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25 अंडर रूट। कितना हो गया? बताओ। अंडर रूट 38 राइट, 25 प्लस 4 29 एंड 9 38। अंडर रूट 38 की हम वैल्यू विदाउट अंडर रूट लिख नहीं सकते, ऐसे रहने दीजिए इसको। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए के अलोंग। नाउ हमें चाहिए कैप, और ए कैप होता है वेक्टर ए डिवाइड मॉड वेक्टर। सो वेक्टर ए की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 38 एंड वेक्टर ए जो हमारा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ये हमारा आंसर है। हम इसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उस केस में आपके 2 अपॉन अंडर रूट 38 आएगा, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 38 आएगा और 5 अपॉन अंडर रूट 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर के अलोंग हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस तरीके से, और उस वेक्टर के अलोंग हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए वेक्टर। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वेक्टर ए is equal 3 I cap plus 4 j cap and vector B equal 4 I cap plus 3 j cap, right? और आपको यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। पहला पूछा जा रहा है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल। तो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये पहला वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है। जैसे ही आप किसी वेक्टर को देखो तो दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये वेक्टर है तो ये उसका वेक्टर कंपोनेंट्स है दोनों, ठीक है। और इन वेक्टर कंपोनेंट्स में ये आई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है, ये वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, 4, 0 होगा। सिमिलरली इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4, 3, 0, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट आपको ये बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, और अगर वो वेक्टर हमें इस कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, फिर से मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। इफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, in that case
वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अगर कोई वेक्टर हमें इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा आई जे और के जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट। तो अगर यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेक्टर ए का जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16 25 इक्वल 5 यूनिट। और वेक्टर जो हमारा बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 5। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपको ये बताना है कि इन दोनों जो दोनों वेक्टर आपको दे रखे हैं क्या ये इक्वल वेक्टर है। तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन इक्वल है? क्योंकि जो हमारा इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो उन्हें हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। अब यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, अब हमें ये पता करना है कि इनकी डायरेक्शन इक्वल है या नहीं है, सेम है या नहीं है। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई जे और के। अगर दो वेक्टर हमारे दे रखे हो, ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, इफ A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, ये हमारा एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है हमारा, ठीक है। और वेक्टर बी हमें दे रखा है A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहे हैं वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। तो जैसे ही दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके जो आई जे और के जो कोफिशिएंट्स हैं करस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो जाएंगे। यानी यहां से A1 और A2 इक्वल हो जाएगा, B1 B2 इक्वल हो जाएगा, C1 C2 इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, ये इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। यानी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे अगर उनके आई जे और के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। और इसी पे रिलेटेड इक्वेशन हमने अभी लास्ट किया। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि आई का जो कोफिशिएंट है 3 है और यहाँ आई का कोफिशिएंट 4 है, यानी यहीं पे मैच नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ सेकंड जो इसका क्वेश्चन है उसमें हम लिखेंगे here coefficient of I cap, G cap and K cap are not same, so vector A and B are not equal vector। ठीक है, तो ये हमें मेंशन करना होगा, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट इट। जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हमें हमारी बुक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बुक्स के अंदर से एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस जो है जो इन टॉपिक से मैच हो रहे हैं वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
तो अभी तक आज का जो ये लेक्चर था हमारा, इस लेक्चर में आज हमने डिस्कस किया कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद में इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, ये सारा हमने एक ही बार में सारा डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ और वेक्टर भी हम बात कर लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर हमने कर लिया है, इसी तरह से एक और होता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, और इसी तरीके से होता है को टर्मिनस वेक्टर। तो वैसे हमें नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना, टू और मोर देन टू वेक्टर्स whose initial point is same known as co-initial vector। मान लीजिए एक पॉइंट है और यहाँ से एक वेक्टर ये जा रहा है, वेक्टर ए, ये यहाँ से एक और वेक्टर जा रहा है बी, ठीक है। तो इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। सिमिलरली जो हमारा को टर्मिनस वेक्टर है वो ऐसे वेक्टर हो जाएंगे जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम हो, ठीक है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी है। इसी तरह से मान लीजिए एक और वेक्टर है, ये वेक्टर सी है। तो हम देख पा रहे हैं इन सबका डायरेक्शन इसका यहां से यहां है, यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। वेक्टर बी के लिए इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और वेक्टर सी के लिए यहाँ इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है। तो जब वेक्टर्स के टर्मिनल पॉइंट सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। तो टाइम मिल रहा है आपको लॉकडाउन की वजह से, उसको यूज कीजिए। कल के लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा एक बार, और उसके बाद आज जो हमने डिस्कस किया है कोलिनियर वेक्टर, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, राइट। वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। उसके बाद में जब वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, तो उनके जो आई जे और के की कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, ठीक है। और फ्री वेक्टर भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल स्पेस में कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं, उससे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता, राइट। तो हम वैसा कर सकते हैं। और फाइनली को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, और को टर्मिनस वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।